मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट यूरिया साइकिल, बट उसी समय लाइट चली गई, दैट इज अ टेक्निकल इशू, सो कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए, बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम फिर से जो आज की क्लास है उसके अंदर आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, बट उससे पहले हम क्या बता दे रहे हैं आपको, यूरिया साइकिल क्या होती है। ओके, तो यूरिया साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसके थ्रू फॉर्मेशन होता है किस चीज का, यूरिया का, या यूं कहें जो अमोनिया होता है आपकी बॉडी में, अमोनिया का क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, और फॉर्मेशन किस चीज का होता है, यूरिया का होता है। पहली क्लास में हमने बताया था आपको अमंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन होता है, अमोनिया। सबसे कम पॉइजनस कौन होता है, यूरिक एसिड। बीच में कौन पॉइजनस है, जो मॉडरेट पॉइजनस है, दैट इज यूरिया। और यूरिया हमारी बॉडी में एक मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होकर के क्या बनता है, यूरिया। और इस डिटॉक्सिफिकेशन को परफॉर्म किया जाता है एक ऑर्गन में, जिस ऑर्गन का नाम क्या है, लीवर। ओके, अब इस साइकिल को और क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल क्यों बोल रहे हैं, या क्योंकि ऑर्निथिन से स्टार्ट हो रही है। क्रेब्स हेंसलेट साइकिल क्योंकि हेंस क्रेब और हेंसलेट ने इसको मिलकर के दिया था, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल बोलते हैं। अब होता क्या है, जब एक ऑर्निथिन कंबाइन करता है एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से, तब ये क्या बनाता है, सिट्रोलिन बनाता है। ओके, जो सिट्रोलिन होता है वो एक और अमोनिया के साथ कंबाइन करता है, तो ये क्या बनाता है, अर्जिनिन बनाता है। ये जो अर्जिनिन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज, सबको पता है एज, जहां पर भी एज लगे होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। हमेशा ये चीज ट्रू नहीं है, बट मैक्सिमम अगर एज लगा हुआ है तो वो चीज एंजाइम होगी। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एज सफिक्स नहीं आती। ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन, पेप्सिन भी एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, ये भी एक एंजाइम है, बट यहाँ पर एज नहीं लगा, स्टिल ये क्या है, एंजाइम्स हैं। लेकिन जैसे अगर बात करी जाए लाइपेज, अमाइलेज, ये सब क्या है, यहाँ पर एज लगा है, तो ये क्या होते हैं, एंजाइम। तो अर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कौन सा है, अर्जिनेज, क्या करता है, यूरिया फॉर्म करता है, एक वाटर एलिमिनेट करता है और फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्निथिन में। तो ये एक साइकिल होती है यूरिया साइकिल, जिसके थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन होता है अमोनिया का। कहाँ होती है, लीवर में होती है। किसने दिया था, हेंस क्रेब और हेंसलेट ने, तो इस वजह से इसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। ऑर्निथिन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके सिट्रोलिन बनाएगा, सिट्रोलिन एक और अमोनिया से कंबाइन करके अर्जिनिन बनाएगा, और अर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज यूरिया को एलिमिनेट करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑर्निथिन में। अब यहां से जो एक मेजर क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, कि कौन सी ऐसी वेन है जो कैरी करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। बताइए आप लोगों को कोई आइडिया, कौन सी ऐसी वेन है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कंटेन करती है। अगर आपके सामने ऑप्शन आए, रीनल वेन, हेपेटिक वेन और पैनक्रियाटिक वेन, एंड लास्ट इज कार्डियक वेन, ऐसी कौन सी वेन है जो सबसे ज्यादा यूरिया को कंटेन करती है। तो आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आपका आएगा हेपेटिक वेन। क्यों आएगा, क्योंकि हेपेटिक टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, जो हेपेटिक टर्म होता है उसे यूज किया जाता है लीवर के लिए। तो क्योंकि लीवर के अंदर ही सिंथेसिस हो रही है किस चीज की, यूरिया की, इस वजह से जो हेपेटिक वेन होती है वो क्या कंटेन करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। और जो लीस्ट यूरिया होता है वो कौन कंटेन करता है, तब उसका आंसर क्या आएगा आपका, रीनल वेन। Okay, so least urea is contained by renal vein and maximum urea is contained by hepatic vein. इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का यूरिन फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो प्रीवियस वीडियोस को देखें जिसमें उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं किस चीज की, यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज सेड टू बी यूरिन फॉर्मेशन। होता कहां पर है ये यूरिन फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होता है जिसे आप क्या बोलते हो,
किडनी बोलते हैं। और किडनी होती कितनी है आपकी बॉडी में? 2 होती हैं। ओके, इतना सबको क्लियर है। किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है, ये सबको पता है। अब यूरिन फॉर्मेशन कितने मेजर स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है? 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। कौन कौन से होते हैं वो 3 स्टेप? पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप हैं जो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यहाँ यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिया फॉर्मेशन नहीं है। यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अब अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो पहला स्टेप कौन सा हमें पढ़ना है? दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। होता क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, ये देखते हैं। होगा क्या अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का। शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो नंबर होता है नेफ्रॉन का, कलेक्टिंग ड्रिफ्ट का नंबर उससे कई ज्यादा होता है। ये जो स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है और ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? एफेरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। और इसका डायमीटर जो होगा वो ज्यादा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाइडर बोलेंगे। जो चीज बाहर वापस निकल रही है इसे क्या बोलते हैं हम? इफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं। और ये इफरेंट आर्टरियोल क्या होती है? ये नैरोवर होती है। किसके कंपैरिजन में नैरोवर होती है? एफरेंट आर्टरियोल के। क्यों? अगर ये दोनों इक्वल होंगे साइज में तो जितना ब्लड एंटर करेगा उतना ही ब्लड आगे निकल जाएगा, कुछ भी ब्लड बीच में स्टोर नहीं होगा फॉर द फिल्ट्रेशन। जो बीच में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क डेवलप हो रहा है एफरेंट और इफरेंट के मिलने से, इसे क्या बोल रहे हैं हम? ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलस किस चीज के अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपका बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये रीजन कहलाता है नेक। नेक के बाद जो पहला कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं पीसीटी। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, रीअब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। देन ये है हेने लूप। हेने लूप के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है। जब हम अप टू डाउन ऑर्डर में जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिसेंडिंग। जब हम डाउन टू अप आते हैं तो वो क्या होता है? असेंडिंग। तो उसी तरह से ये रीजन लूप ऑफ हेनले का अप टू डाउन जा रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब। और ये रीजन डाउन टू अप जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। ये है अगला रीजन जिसे बोलते हैं डीसीटी। और फाइनली ये किस चीज में ओपन हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? नेफ्रॉन का। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर ये पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन डिफरेंट आर्टरियोल है ये आगे की ओर कंटिन्यू करेगा, और एक ऐसा रीजन आगे की ओर डिफरेंट आर्टरियोल का जो किसको कवर अप कर रहा है? जो कवर अप कर रहा है पीसीटी को, जो कवर अप करेगा आगे जाकर के डीसीटी को, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो पीसीटी और डीसीटी को कवर अप कर रहा है इसे हम बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। और जो रीजन लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रहा है इसे आप क्या बोलते हैं? वॉजा रेक्टा बोलते हैं। और वॉजा रेक्टा लेटर रोल प्ले करेगा इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो ये होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो भी ब्लड आपकी बॉडी का एंटर किया थ्रू एफरेंट आर्टरियोल, किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में, वो ब्लड यहाँ पर फील्ड होगा। किसमें फील्ड होगा? ग्लोमेरुलस में फील्ड होगा। और फील्ड होने के बाद कुछ ब्लड यहाँ पर फील्ड हो गया और कुछ ब्लड आगे निकल गया। अब आगे क्या निकल गया और क्या चीज स्टोर रह गई ये देखते हैं। तो ब्लड जो आया एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू उसमें से माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लस सेल्यूलर एलिमेंट्स, ये चीजें निकल जाती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं?
फिल्ट्रेट मतलब फिल्ट्रेट क्या होगा, वो चीज फिल्टर होगी ब्लड में से हम प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दें और सेलुलर एलिमेंट्स को निकाल दें। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम ए से शुरू होता है तो आराम से आप याद रख सकते हैं इसको। ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। ये सब एक ट्रिक है याद करने की। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं शुरू होता है ऐसे तो वो एक इशू है। जी, एफ एंड ए। जी माने ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का क्या रोल है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे दूसरे नाम में हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज से आप यूज्ड टू हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमें प्रोटेक्शन देती हैं किसी भी पर्टिकुलर डिसीज से। फिब्रिनोजन अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और एल्ब्यूमिन ये जो होती है ये आपकी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बनाने के काम आती है। नेक्स्ट सेलुलर एलिमेंट आपको पता है ये तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन ये चीजें फिल्टर नहीं होती। रेस्ट जो पोर्शन बचा है आपके ब्लड का, दैट इज वही जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो बिल्कुल इस चीज के साथ क्लियर रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेट हुआ तो होगा क्या, देखते हैं। ओके, अब जो भी चीज ग्लोमेरुलर रीजन में भरेगी वो आगे की ओर आएगी, पास होगी। कहां से, ग्लोमेरुलर से पास होकर के वो किस में आएगी, वो वुमेन्स कैप्सूल में आएगी। दैट इज जो फिल्ट्रेट बना है। अब फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। यूं कहें जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है और उस प्रेशर के लिए हम टर्म यूज करते हैं आपका EFP। EFP का मतलब क्या है, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर। EFP के लिए फॉर्मूला होता है EFP इज इक्वल टू GHP माइनस COP प्लस CHP। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया जाता है, नीट में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर EFP। ओके, तो GHP क्या है यहां पर, GHP इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये है GHP। व्हाट इज COP, COP इज कोलॉइडल osmotic pressure, and what is CHP? CHP is capsular hydrostatic pressure. Okay, ग्लोमेरुलर रीजन में जो ब्लड एंटर कर रहा है वो एक प्रेशर के साथ एंटर कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर कम है। इस वजह से ब्लड जो एंटर करता है वो एक प्रेशर के साथ एंटर करता है, जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इस प्रेशर का अपोज करने के लिए दो प्रेशर होते हैं। कौन कौन से, पहला कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ब्लड की वो प्रोटीन जो फिल्टर नहीं हो रही, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये क्या करती हैं, ये एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट करती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देन कैप्सुलर, कुछ फिल्ट्रेट ऑलरेडी फिल्टर हो चुका होगा जो कैप्सुलर रीजन में होगा। कौन से कैप्सूल में, वुमेन्स कैप्सूल में। वो एक फिल्टर एक प्रेशर अपोजिट में लगाएगा जिसे हम बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए EFP इज इक्वल टू GHP। GHP की वैल्यू होती है 60 ऑफ mmHg, देन माइनस COP की वैल्यू होती है 32 प्लस CHP की वैल्यू होती है 18। तो EFP is equal to 60 minus 50, hence the value of EFP will be 10 mm of Hg. Okay, ये EFP है, that means effective filtrate pressure, जिसके ऊपर ब्लड क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है, what is renal suppression? renal suppression क्या होता है, मान लिया जाए किसी भी वजह से, in any case आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, लो हो गया। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया
तो ब्लड प्रेशर के लो होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेजर रीजन जो होता है वो Na+ का लेवल जब कम होता है आपकी बॉडी में तो ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, लो होता है। इस वजह से ही कहा जाता है कि जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसे सॉल्ट को कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? अगर वो सॉल्ट को कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में Na+ का लेवल बढ़ जाएगा, हेंस जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है, हमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है लो से। तो ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया, इतना लो हुआ कि जो आपकी GHP की वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 50 mmHg हो गई, तब क्या होगा, EFP is equal to 50 minus 32 plus 18. That means EFP is equal to 50 minus 50, hence 0. तो ये प्रेशर क्या आया, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल सप्रेशन। दैट मीन्स कोई भी चीज फिल्टर नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो चीज है ये हम बात कर रहे थे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, तो ये होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नाम में ही क्लियर है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कई सारी बुक्स में आपको ये मिलेगा केवल रीअब्जॉर्प्शन के नाम से। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, केवल सेलेक्टिव चीजों को ही क्या किया जा रहा है, फिर से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। ओके, अब जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जब वुमेन्स कैप्सूल से आगे की ओर बढ़ेगा तो पहले रीजन में आएगा वो पीसीटी में। तो ये देखना है रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। तो ये याद रखनी कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन से रीजन में होता है, पीसीटी में होता है। क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ऑलमोस्ट होल ग्लूकोज, पूरा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, होल अमीनो एसिड। ये होल का मतलब है मैक्सिमम 99% की बात की जा रही है, 1% डेविएशन हमेशा पॉसिबल है। ओके, देन 75% वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हमारी यूरिन कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। अगर यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी तो डिसीज होती है जिसे बोलते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस। तो हमारी यूरिन का कंसंट्रेशन हमेशा पीसीटी से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 75% वाटर, 100 में से 75% वाटर केवल पीसीटी के थ्रू ही रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। अब K+ जो होता है उसे कितना रीअब्सॉर्ब किया जाता है, 75%। 70% कौन सी चीज अब्सॉर्ब होती है, Na+। और जब Na+ अब्सॉर्ब होगा तो डिफ्यूजन की वजह से कितना, Cl- भी अपोजिट में अब्सॉर्ब हो जाएगा। दैट मींस 70% जो चीज अब्सॉर्ब हो जाती है वो क्या कहते हैं, Cl-। तो ये मेजर रीजन है आपका पीसीटी। अगर क्वेश्चन मिलता है डायरेक्टली कि ऐसा कौन सा रीजन है आपका नेफ्रॉन का जैसे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, या मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, या मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है आपका सोडियम का, पोटेशियम का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा आंसर आएगा, पीसीटी। अब पीसीटी के बाद जब फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, अब इसे अभी आप इसे यूरिन नहीं बोलोगे क्योंकि ये अभी यूरिन फॉर्म हो रही है। जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, अब आगे बढ़कर के ये कहां आएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए डिसेंडिंग लिम्ब की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हेनले की, इट इज परमिएबल ओनली फॉर वाटर। ये केवल किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। मींस impermeable for Na+, Cl-, K+ एंड अदर आयंस। मतलब ये इन सारी चीजों के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। ये केवल किस चीज के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। कितना परसेंट वाटर रीअब्सॉर्ब होता है इससे, केवल 5% जो वाटर होता है वो इससे क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, इतना क्लियर होगा आपको। 5% वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब हुआ क्योंकि ये केवल, अगर आप देखें सारा ग्लूकोज यहीं रीअब्सॉर्ब हो गया, सारा अमीनो एसिड यहीं रीअब्सॉर्ब हो गया। 75% वाटर यहां रीअब्सॉर्ब हुआ है, K+ 75%, 70% Na+, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हुई हैं। यहां से केवल 5% वाटर जो है उसका रीअब्सॉर्प्शन हुआ है। अब टोटल अगर देखा जाए तो 75% एंड प्लस 5%, 80% वाटर जो है वो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो चुका है। तो इतने एब्जॉर्प्शन
ये जो इतना रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ है, इसे हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। मतलब ऑब्लिगेट टर्म वहां पे यूज होता है जहां पर नो इफ नो बट, यहां पर कुछ भी अलाउड नहीं है, मतलब इतना रीअब्जॉर्प्शन होना है तो होना ही है, कंटिन्यू मतलब होगा ही, इसके रिगार्डेड कोई भी चीजें नहीं हो सकती। रेस्ट अब एक अब्जॉर्प्शन आएगा जिसे हम बोलेंगे फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी कंडीशन, मतलब अगर बॉडी में वाटर है पहले से जितना बॉडी को चाहिए तो वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा या कम होगा, लेकिन अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो वो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट चीज की बात इधर कर लेते हैं। ओके, डायग्राम को मिटा नहीं सकते अभी क्योंकि क्लियर नहीं होंगी चीजें। तो डिसेंडिंग लिंक हो गई। अब डिसेंडिंग लिंक के बाद आता है रीजन कौन सा, असेंडिंग लिंक। तो सेम चीज, ये आपका परमिएबल था वाटर के लिए, इम्परमिएबल था सोडियम क्लोराइड और अदर आयंस के लिए। तो ये क्या है, ये परमिएबल है, परमिएबल ओनली फॉर आयंस बट इम्परमिएबल फॉर वाटर। यहां से क्या होगा, आपका जो 25% के प्लस बचा हुआ था वो रीअब्सॉर्ब होगा, अराउंड 20% Cl माइनस रीअब्सॉर्ब होगा। जब Cl रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो 20% Na प्लस बी थ्रू डिफ्यूजन रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है डीसीटी की। तो डीसीटी का वो रीजन है जहां पर कौन सा रीअब्सॉर्प्शन होता है, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का वो कहां पर होता है, डीसीटी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और एक नाम से बुलाते हैं जैसे वेसोप्रेसिन। इसका काम क्या है हमारी बॉडी में, इसका काम ये है कि अगर आपकी यूरिन में वाटर की कमी है या आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, एडीएच का सिक्रीशन हाई होगा और डीसीटी रीजन से ज्यादा वाटर को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। सोडियम आयन को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब किया जाएगा डीसीटी से, और जब सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया जाता है तो उसके एवज में एक आयन को रिलीज भी किया जाता है यूरिन में। वो कौन सा आयन होता है, के प्लस आयन होता है, जिसको डीसीटी के थ्रू रिलीज भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपका यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो थी, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ये दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, क्या हुआ आपका सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में, पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, लगभग सारा ग्लूकोज, सारे अमीनो एसिड, 75% वाटर, 75% के प्लस, 70% Na प्लस और 70% Cl माइनस, ये चीजें अब्सॉर्ब होती हैं। देन डिसेंडिंग लिंक जो परमिएबल है केवल वाटर के लिए, इम्परमिएबल है किसी भी तरह के आयन के लिए, लेकिन इससे केवल 5% वाटर ही रीअब्सॉर्ब होता है, और यहां तक का रीअब्सॉर्प्शन कहलाता है ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्सॉर्प्शन, जो हर हाल में किया जाना है। देन असेंडिंग लिंक जो होती है परमिएबल होती है आयंस के लिए, 25% के प्लस, 20% Cl माइनस, 20% Na प्लस रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। अब डीसीटी डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूब्यूल, इसमें होने वाले रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है। अगर वाटर नॉर्मल है जितना चाहिए हमारी बॉडी को, तो यहाँ पर एडीएच सिक्रीशन कम होगा या नहीं होगा। बट अगर पानी की नीड ज्यादा है हमारी बॉडी को, तो यहाँ पर एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा और हमारे डीसीटी से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। जब रीअब्सॉर्ब किया जा रहा होगा तो सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब किया जाएगा और उसके एवज में एक आयन को रिलीज किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम, के प्लस बोलते हैं। ओके, उम्मीद कर रहे हैं इतना बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है आपके यूरिन फॉर्मेशन का, इसे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन आपको बताया गया था, यहां पर अब इस चीज का रोल आता है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का। ओके, और दूसरी चीज है आपका वॉजा रेक्टा का। तो ऐसी ट्यूब्यूल जो आपके पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले को कवर कर रहे हैं, क्या कह रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वॉजा रेक्टा रिस्पेक्टिवली। अब जो भी चीजें इनके थ्रू रीअब्सॉर्ब हुई हैं, अगर कोई चीज इसने रीअब्सॉर्ब की तो रीअब्सॉर्ब करके यहाँ पे आई, यहाँ से जो चीजें रीअब्सॉर्ब हुई यहाँ आई, और यहाँ से जो चीजें रीअब्सॉर्ब हुई वो यहाँ आई। अगर यहाँ आई तो इनके अंदर की कंसंट्रेशन क्या हुई होगी, ज्यादा हुई होगी। दैट मीन इधर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर की कंसंट्रेशन कम है। तो
अगर ये कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं जो इनमें आ रही हैं, तो उसके एवज में कुछ चीजें जो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चल रही हैं जो फिल्टर नहीं हुई थी, वो भी इसके एवज में इनको जो होंगी, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से पीसीटी और डीसीटी रीजन में एंड वाटर रेक्टर के थ्रू आपका लूप ऑफ इनले के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, लाइक जो मेडिसिन होती हैं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड इवन अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो वो, ये सारी चीजें जो होती हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये ट्यूबुलर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू सिक्रीशन किया जा रहा है, किसमें किया जा रहा है आपका पीसीटी में, डीसीटी में और लूप ऑफ इनले में। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो इस वे में आपका यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेशन वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मींस ईएफपी की वैल्यू क्या आएगी, कब, जब किडनी नॉर्मल वर्क कर रही है। ईएफपी की वैल्यू क्या आएगी, जब आपका रीनल सप्रेशन हो चुका है। दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। यहाँ पर क्या आती है, 10 mmHg आती है और यहाँ पर क्या आती है, 0 mmHg आती है। रीनल सप्रेशन मतलब कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, और नॉर्मल की ईएफपी की वैल्यू क्या है, 10 mmHg। ओके, तो इस चीज को, इस लेक्चर को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो तो उसके रिगार्डेड आप मैसेज को ड्रॉप करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई भी इशू है तो। नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कशन करेंगे तो कुछ डिसऑर्डर बचे हुए हैं इस चैप्टर के, केवल उनका ही डिस्कशन करना है। ओके, थैंक यू।